Hi everyone, so in this video we are going to talk about the difference between three terms: enhanced salary, CTC, gross salary। तो जैसे कि मैं हर वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले ये बताती हूँ कि मैं क्यों ये वीडियो बना रही हूँ, द रीज़न बिहाइंड दिस वीडियो। ये तीन टर्म्स हैं, स्पेशली ग्रॉस सैलरी तो बहुत ज़्यादा यूजेबल टर्म नहीं है, लेकिन इनहैंड सैलरी और CTC अगर आपने जॉब स्टार्ट करी है या आप काफ़ी टाइम से जॉब कर रहे हैं तो ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो आपने काफ़ी अपनी एम्प्लॉयमेंट की जर्नी में सुनी होंगी। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी सारे लोगों को उनसे नहीं पता होते हैं। एक जो मेजर मिसकंसेप्शन है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि आपकी जो CTC है दैट इज़ 12 lakhs। बहुत सारे लोग हैं जो इस धोखे में रह जाते हैं कि 12 लाख CTC का मतलब ये नहीं होता है कि 12 लाख डिवाइडेड बाय 12 आपको 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम श्योर जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं उन्हें तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन जो लोग जस्ट अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जब कंपनी के HR या कई बार जब कंपनीज अपना नंबर कोट करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी नए जॉइनी को, तो वो हमेशा एक CTC का नंबर, एक इन्हांस्ड नंबर बोलते हैं कि आपकी CTC इतनी होगी, आपकी CTC 12 लाख होगी, 14 लाख होगी, 15 लाख होगी। जिससे क्या होता है, हमें एक मिसकंसेप्शन हो जाता है कि अरे वाह इतना बढ़िया अमाउंट। लेकिन जब हर महीने वो पैसा आता है तब समझ में आता है कि यार CTC तो 12 लाख की थी, 12 लाख डिवाइडेड बाई 12 तो CTC से 1 लाख आना चाहिए था। तो ये 1 लाख के बाद, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, देयर कैन बी अ केस कि अगर आपकी 12 लाख की CTC है और आप ये सोच रहे हैं कि आपके 1 लाख पर मंथ पैसा आना चाहिए था, इतने सारे डिडक्शंस होते हैं या इस CTC के अमाउंट में इतने सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज डिडक्शंस, बिकॉज ऑफ ऑल दोज कंपोनेंट्स, हो सकता है कि आपकी सैलरी 70 के आसपास आ रही हो। सो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस, वैसे तो हम जब भी हमारी फर्स्ट सैलरी स्लिप आती है, सैलरी स्लिप में एक बहुत ही क्लियरली हमें पूरे सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स पता होते हैं कि इसमें से बेसिक सैलरी कितनी है, इसमें PF का अमाउंट कितना है, या इसमें HRA का अमाउंट कितना है। ये सब अमाउंट्स हमें सैलरी स्लिप से समझ में आ जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि सैलरी स्लिप में इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं कि वो सैलरी स्लिप समझना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि CTC इज़ नॉट नेसेसरीली योर इन हैंड सैलरी। जो मैंने 70,000 आपको बोला, दिस इज़ योर इन हैंड सैलरी जो आपकी हर महीने आपके बैंक में क्रेडिट होती है। दैट अमाउंट इज़ योर इन हैंड सैलरी। CTC बाय इट्स नेम, बाय इट्स फुल फॉर्म इज़ कॉस्ट टू कंपनी। तो whenever we are saying कॉस्ट टू कंपनी, इसका क्लियर मतलब ही यही है कि कंपनी की बुक्स में आपसे रिलेटेड कंपनी अपने बुक्स में कितना एक्सपेंस दिखा रही है या कंपनी के लिए कितना कॉस्ट है। नाउ आपकी इन हैंड सैलरी में कुछ चीज़ें ऐसी, इन हैंड सैलरी के अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कंपनी अपने लिए, कंपनी की तो कॉस्ट है लेकिन वो एम्प्लॉय को कभी मिलती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक अमाउंट होता है ट्रेनिंग एक्सपेंस। कंपनी क्या करती है, आपको ट्रेनिंग एक्सपेंस, सपोज करिए मैंने ट्रेनिंग एक्सपेंस दिखा दिया 30,000 का। ये 30,000 इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो आपको वो अमाउंट मिलेगा, लेकिन ये आपकी CTC में इंक्लूडेड होगा। क्योंकि आपको चाहे वो 70,000 पर मंथ दे रहे हैं, लेकिन आपको 30,000 के ऊपर वो आपके ऊपर अगर कॉस्ट लगा रहे हैं, दैट मीन्स उनकी कॉस्ट टू कंपनी में वो इंक्लूडेड है। तो पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कॉस्ट टू कंपनी एंड इन हैंड सैलरी में। नाउ ग्रॉस सैलरी इज़ नॉट नेसेसरीली द
अ डिफरेंट अमाउंट दैन इन हैंड सैलरी। ग्रॉस सैलरी और इन हैंड सैलरी काफ़ी एक दूसरे से क्लोज ही होते हैं, बस ग्रॉस सैलरी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे पीएफ वगैरह की चीज़ें जो कि ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड होती है, लेकिन इन हैंड सैलरी अगर मैं देखूँ तो वो हर महीना मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगी, क्योंकि जो अमाउंट पीएफ का होता है या पेंशन का होता है या कुछ ऐसी डिडक्शंस होते हैं, वो अमाउंट सीधे सीधे हमारे एम्प्लॉयर के थ्रू हमारी सैलरी से डिडक्ट करके हमारी तरफ से इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं, तो वो हमारे बैंक में क्रेडिट नहीं होते हैं, बट वो होता हमारा ही पैसा है। नाउ ये मैंने आपको तीनों में डिफरेंस बताया। अभी मैं आपको क्लियरली बताती हूँ जो एक क्लियर एक्सप्लेनेशन हो सकती है सैलरी स्लिप में। सो आई हैव जस्ट टेकन दिस फॉर्मेट एक सैलरी स्लिप का। आई गिव यू ब्रीफ डिस्क्लेमर कि ज़रूरी नहीं है कि जब आप अपनी पहले महीने की जब आप अपनी सैलरी स्लिप देख रहे हैं, आप अगर अभी अपने हर कंपनी में पोर्टल पे सैलरी स्लिप्स आपको दिख सकती है, हर महीने के एंड में आपको सैलरी स्लिप दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉयर के सैलरी स्लिप का फॉर्मेट ऐसा हो, देयर कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट्स, लेकिन जो एक बेसिक चीज़ें होती हैं वो हर जगह सेम होती हैं। तो आई हैव जस्ट टेकन वन फॉर्मेट, मैं आपको इससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। बट बिफोर आई जंप इनटू दिस फॉर्मेट, मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बताती हूँ। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो होती है एक तो आपकी बेसिक पे, सेकेंड चीज़ आपकी होती है अलाउंसेस, थर्ड चीज़ आपकी होती है डिडक्शंस, फोर्थ इज योर परक्विजिट्स एंड एग्जेम्पशंस। नाउ जो कंपोनेंट्स आपके सैलरी स्लिप में होते हैं उसमें जितने जितने अमाउंट्स आपको मिलते हैं, यहाँ पर इस फॉर्मेट से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। सो फर्स्ट इज बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी बाय इट्स नेम इज, या शायद आपके सैलरी स्लिप में बेसिक सैलरी नहीं बेसिक पे लिखा गया होगा। बेसिक पे एक ऐसा अमाउंट है विच इज़ फुल्ली होली कम्प्लीटली टैक्सेबल। ये अमाउंट आपका जितना भी अमाउंट होता है ये आपके पूरा का पूरा टैक्सेबल अमाउंट होता है। इसमें आपको कोई डिडक्शन कोई एग्जेम्पशन कुछ नहीं मिलता है, ये पूरा अमाउंट आपका टैक्सेबल होता है। नाउ इफ़ आई एम सेइंग कि आपकी जो पर मंथ इन हैंड सैलरी है, इफ़ दैट अमाउंट इज 70,000, हर कंपनी का अपना एक अलग फॉर्मूला होता है कि उस 70,000 में से आपकी बेसिक पे कितनी होगी। हो सकता है आपकी बेसिक पे कंपनी इसका 50% देती हो सकता है कोई कंपनी आपको 30% देती हो नॉट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो बेसिक पे होगी वो 3 to 5% होगी, ऐसा नहीं होगा। एक फेयर अमाउंट होता है बेसिक पे का, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इस अमाउंट पे डिपेंड करती हैं मेजर केसेस में। नाउ इन माय एग्जांपल बेसिक सैलरी इज 19,997, HRA 9,999। नाउ अगर मैं इसको एक वैसे तो ये जस्ट एक फॉर्मेट है, लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से समझने की कोशिश करूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस HRA, जो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, हाउस रेंट अलाउंस। नाउ जैसे मैंने बोला कि अगर इस पर्सन की जिसकी ये सैलरी स्लिप है, अगर इस पर्सन की पर मंथ इन हैंड सैलरी 70,000 है, इस 70,000 में से कुछ एक एम्प्लॉयर की कैलकुलेशन के हिसाब से 19,997 इसकी बेसिक पे है। अब अगर मैं इसको एक अमाउंट क्लैरिफाई करने की कोशिश करूं तो मेरे हिसाब से तो ये जो ये HRA आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 50% ऑफ बेसिक पे। नॉट नेसेसरीली कि आपकी सैलरी स्लिप में भी 50% ऑफ बेसिक पे ही होगा, लेकिन इस सैलरी स्लिप के फॉर्मेट में ये ऐसा है। अब मेरी ये कैलकुलेशन आ गई। इसके बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे हैं मेरे अलाउंसेस, कार अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, BHA अलाउंस, इंगेजमेंट, ये जितनी भी सारी आपकी चीज़ें हैं ये सब आपके अलाउंसेस हैं, राइट। नाउ सी
हो सकता है आपकी सैलरी स्लिप में इस अलाउंस इन अलाउंसेस के अलावा हो सकता है आपकी सैलरी स्लिप में हो डेली अलाउंस, या शायद आपकी सैलरी स्लिप में हो यूनिफॉर्म अलाउंस. So my main motive of explaining this to you is कि basic pay and HRA are two components जो 99% केसेस में होते हैं. इसके अलावा जो ये allowances है that depends on employer to employer कि वो employer आपको कितने क्या allowance, किस टाइप के allowances आपको दे रहा है, किस टाइप के allowances आपकी कंपनी में नहीं मिल रहे हैं, उसी के हिसाब से ये सारी अमाउंट आते हैं. Now standard monthly salary and earnings are these two are almost the same thing. The only difference is medical premium payable, जो कि उसकी ग्रॉस अर्निंग्स में इंक्लूडेड होता है. मेडिकल प्रीमियम पेबल एज एन मेडिकल इंश्योरेंस का जो इसको पैसा मिल रहा है, ये अमाउंट इसको हर महीने की इन हैंड सैलरी में नहीं मिल रहा है, लेकिन ये ग्रॉस सैलरी में इंक्लूडेड है. सो दिस अमाउंट इज द कैलकुलेशन जो उसकी पर मंथ की ग्रॉस अर्निंग है. नाउ व्हेन आई एम सेइंग पर मंथ की ग्रॉस अर्निंग है, डू आई मीन दैट दिस अमाउंट इज द अमाउंट जो हर महीने उसके अमाउंट में उसके बैंक में क्रेडिट होता होगा? नो. इस अमाउंट में से कुछ डिडक्शंस होते हैं. इन डिडक्शंस के बाद जो पैसा बचता है वो अमाउंट हमेशा आपका डिडक्शन आपके बैंक में क्रेडिट होता है, एंड दैट अमाउंट इज नोन एज नेट पे. अब ये डिडक्शंस क्या हैं? फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस एम्प्लॉय PF कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द इनकम टैक्स. एम्प्लॉय PF कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं इसकी भी आपको एक बेसिक सी कैलकुलेशन बताती हूँ. जनरली जो PF कॉन्ट्रीब्यूशन होता है दैट इज 12% of basic pay. Generally, I'm not sure. Let's see. अगर ये अमाउंट 12% ऑफ बेसिक पे ही आता है, तो मेरे हिसाब से बेसिक पे इसकी बनती है 20,000. जो हमने यहाँ पर देखा, बेसिक सैलरी इज 20,000. 20,000 इंटू 12 इज 2,40,000. सी, ये जो अमाउंट का कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट है, दिस इज पर मंथ 2,400 इंटू 12. This is the amount which is our PF contribution of the employee, 28,800. And what percentage is this of the basic pay? This is 12% of our basic pay, which is 2,40,000. ये हमारा आ गया PF का contribution. नाउ इनकम टैक्स तो ऑब्वियसली जितना पूरा मेरा टैक्स की कैलकुलेशन होगी, जो मेरा ये इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन है, उसके हिसाब से जितना मेरा अमाउंट एक पूरे ईयर का अमाउंट बनता है. फॉर एग्जांपल इफ़ दिस पर्सन इज़ जॉइंड इन अप्रैल, तो अप्रैल में इनकी सैलरी अगर हर महीने की कैलकुलेट करी जाती है कि हर महीने इनको 70,512.75 पैसा मिलेगा, दिस इंटू 12, ये अमाउंट को हम लिख के, और रादर दिस इज़ नेट पे, हम ग्रॉस अर्निंग पर टैक्स निकालते हैं. द टैक्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस अर्निंग. तो इस अमाउंट पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे विच इज़ गिवन हियर, और इस टैक्स कैलकुलेशन के हिसाब से फॉर एग्जांपल द टैक्स कम्स आउट टू बी 31,386 टैक्स पेबल. इस टैक्स को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, और हर महीने सैलरी स्लिप में इनकम टैक्स के नाम पर ये अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा. राइट, ये मैंने आपको बताया सैलरी स्लिप के कंपोनेंट्स. मेनली यही कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक पे, HRA, अलाउंसेस. उसके अलावा आपके डिडक्शंस आते हैं, कंट्रीब्यूशन, इनकम टैक्स, ये डिडक्शंस आते हैं. नाउ कुछ एम्प्लॉयर्स के केस में इनकम टैक्स कंप्यूटेशन ये अलग से दिया जाता है, कुछ केसेस में ये एक जो पार्ट है ये नहीं दिया जाता, विच इज़ दिस इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के बाद का जो पार्ट है, कुछ केसेस में ये नहीं भी दिया जाता. यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करी है, दिस इज प्रोजेक्टेड टैक्सेबल सैलरी. राइट, प्रोजेक्टेड टैक्सेबल सैलरी इज आज के हिसाब से आपके 12 महीने की सैलरी क्या बनती है, उसके हिसाब से ये टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करी गई है.
हो सकता है कि मिड ऑफ द ईयर में आपकी सैलरी चेंज हो जाए, तो जिस टाइम पर आपकी सैलरी चेंज होगी उस टाइम पर ये कैलकुलेशन सारी की सारी चेंज हो जाएगी। लेकिन आज के हिसाब से 12 महीने की सैलरी ये बनती है। नाउ टैक्सेबल इनकम पर मंथ इज आप ग्रॉस अर्निंग 75,437.75, दिस इज टैक्सेबल इनकम पर मंथ। क्या कह रहे हैं? करंट मंथली टैक्सेबल सैलरी इज दिस, करंट मंथली टैक्सेबल इनकम इज दिस। नाउ ग्रॉस सैलरी, इन सबको इंक्लूड करके 12 महीने की सैलरी ये बनती है ग्रॉस सैलरी। इफ़ यू रिमेंबर, ये अगर आपने वो लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, मैंने एक 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट मिलता है जो हर एम्प्लॉय को मिलता है। 50,000 यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गया। इसके बाद एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, ये क्या कैलकुलेशन है? ये भी इस एम्प्लॉयर ने यहाँ पर कैलकुलेट करी हुई है। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10, दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू HRA एनुअल एग्जेम्पशन। HRA इस एम्प्लॉय को कितना मिल रहा है? 9999, राइट। मैं अगर इस अमाउंट को 10,000 कंसिडर करूं तो जो 10,000 इसको मिल रहा है अमाउंट, 10,000 इंटू 12 इज 1,20,000। ये HRA एग्जेम्पशन कैलकुलेट करी गई है। 3 पॉइंट्स होते हैं, ये आप लास्ट वीडियो में जाकर ज़रूर देखिए कि 3 पॉइंट्स होते हैं जिन बेसिस पर HRA एग्जेम्पशन मिलती है। फर्स्ट इज HRA रिसीव्ड, so HRA received is 9999 multiplied by 12, which is approximately 1,20,000. Then the second point is 50% or 40% with respect to the metro or non-metro city. यहाँ पर ये कंसीडर किया है मेट्रो सिटी। 50% ऑफ बेसिक, मतलब 50% ऑफ बेसिक इज, मतलब मैं 20,000 का 10,000 करके चलूँ, so this is again 1,20,000 approx. Then the third point is rent paid माइनस 10% ऑफ बेसिक पे। अभी रेंट पेड की इंफॉर्मेशन इस सैलरी स्लिप में नहीं है, बट जो भी यहाँ कैलकुलेशन करिए उसके अकॉर्डिंग सपोज द वैल्यू इज दिस, सो द HRA exempted is least of these 3 value, this is 74,403.6। यही वैल्यू यहाँ पर आ गई 74,403.6। नाउ इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस एम्प्लॉय को मिले थे, कार अलाउंस, हॉलीडे अलाउंस, BHA अलाउंस, जितने भी ये अलाउंसेस मिले थे, इन सब अलाउंसेस में से कोई भी एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं था इस केस में। इसलिए सिर्फ एग्जेम्पशन के नाम पर, सिर्फ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10 ये HRA माइनस किया गया है। इसके अलावा सारे अमाउंट्स टैक्सेबल कंसीडर करे गए हैं। हो सकता है आपके केस में कुछ अलाउंस ऐसा मिलता हो, फॉर एग्जांपल आई टेल यू, एक एम्प्लॉय, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ना हो सकता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता हो 5,000 का, लेकिन क्या 5,000 अलाउंस एग्जेम्प्ट है? नहीं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ पर चाइल्ड ही एग्जेम्प्ट है। अगर ये अमाउंट आपको मिल रहा होता 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, तो वो भी यहाँ पर माइनस हो जाता। नाउ इनकम अंडर दी हेड सैलरी, ये आ गई अमाउंट। उसके बाद ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आप अपने हाउस प्रॉपर्टी का इनकम या हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने इंटरेस्ट अपने लोन ले रखा है और आपने अपना रीपेमेंट का अमाउंट वगैरह अपने एम्प्लॉयर पर सबमिट किया हुआ है, तो वो इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी भी यहाँ पर आ जाएगा। देन ग्रॉस टोटल इनकम, इसके ऊपर हमने टैक्स कैलकुलेट कर दिया। इस हिसाब से टैक्स पेबल ये आ गया। डिवाइडेड बाय 12 टैक्स डिडक्ट, डिवाइडेड बाय 12 जो भी है वो आपका हर महीने टैक्स डिडक्ट होगा। डिवाइडेड बाय 12 आपका हर महीने टैक्स डिडक्ट होगा। जितना ऑलरेडी उस महीने तक टैक्स डिडक्ट हो चुका है वो यहाँ आएगा, और ये बैलेंस आपका टैक्स बच जाएगा जो आगे के 11 महीनों में टैक्स डिडक्ट होगा। जो ये वैल्यू है एग्रीगेट ऑफ चैप्टर 6, इस वैल्यू पर हमने लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया है, विच इज़ आर इन्वेस्टमेंट्स, प्रोविडेंट फंड, पेंशन स्कीम, हेल्थ इंश्योरेंस, PPF, म्यूचुअल फंड्स। इनमें कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो, फॉर एग्जांपल प्रोविडेंट फंड, जो आपका एम्प्लॉयर ने खुद ही आपकी सैलरी से डिडक्ट करके दिया है, तो वो एम्प्लॉयर खुद ही अपने हिसाब से सैलरी स्लिप में डाल देता है। कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जैसे 70,000 का म्यूचुअल फंड, PPF का अमाउंट। ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ पर
हम क्या कर सकते हैं, अपना हमने जो इन्वेस्टमेंट करी है हम एम्प्लॉयर को इसके प्रूफ सबमिट कर सकते हैं और उसके बेसिस पर एम्प्लॉयर इस वैल्यू को कैलकुलेट करके आपकी ये सैलरी स्लिप कंप्यूट करके हर महीने की आपको सैलरी देगा। सो दिस इज़ द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आई हैव ट्राइड टू मेक इन। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द इन हैंड सैलरी, CTC एंड ग्रॉस सैलरी, और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन आपकी सैलरी सबसे रिलेटेड। आई एम अगेन सेइंग दैट कुछ कंपनीज़ के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं, बट अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो मोर और लेस वैल्यूज़ यही होते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई डाउट है देन यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।